हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो सारी हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक तीनों का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके पश्चात बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स की तरफ। तो सबसे पहले तो बात करेंगे आज का दिन। आज है 21 अप्रैल और आज का दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम इस दिवस के बारे में ही बात करते हैं। तो आज सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, यानी कि 21 अप्रैल का जो दिन है, जो आज का जो दिन है, ये सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी। तो वर्ष 2006 में इस दिवस को बनाने की जो है शुरुआत करी गई थी। अब क्यों करी गई थी तो देखिएगा, क्योंकि इसी दिन 21 अप्रैल को ही वर्ष 1947 में भारत देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया था। यानी कि जो सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, उनको इसी दिन 1947 में उन्होंने संबोधित किया था और इसीलिए उस दिन को चिन्हित करने के लिए स्मृति में ही यह दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में एक दिवस से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज का जो दिन है ये सिविल सर्विसेज डे है। उसके बाद अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि रेसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों की व्यवहारिक समीक्षा के लिए समिति का गठन किसके द्वारा किया गया। देखिएगा, पहली बात तो ये कि जो रेसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उनकी व्यवहारिक समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। यह समिति किसके द्वारा गठित करी गई। तो मैंने आपसे पहले बताया गया कि जब भी किसी बैंक से संबंधित कोई समिति गठित करनी हो या किसी रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के संबंधित कोई समीक्षा समिति का गठन करना हो तो सदैव आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये उसका गठन करता है। तो इसका आंसर जो है वो भी ऑप्शन बी रहेगा, आरबीआई रहेगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। अब बाकी तीन ऑप्शन के बारे में थोड़ी चर्चा हम करेंगे। जैसे बात करते हैं पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 12 अप्रैल 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली में है। और अगर हम इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो एसएस मल्लिकार्जुन जो है वे पीएनबी के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, 5 जनवरी 1994 में हुई थी। मुख्यालय कहां पे है तो इसका मुख्यालय वडोदरा में। और एमडी सीईओ की अगर हम बात करें तो संदीप बख्शी जो हैं वे आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान में एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उसके पश्चात बात करते हैं, ऑप्शन डी में लिखा है एचडीएफसी बैंक। अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय मुंबई में है और इसके सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है तो शशिधर जगदीशन। तो इस प्रकार से पहले हमने पढ़ा है, ऑप्शन को जाना है। ऑप्शन जानने के पश्चात हम पढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न से जानकारी देखिएगा कि ये जो समिति बनाई गई है इसमें कितने सदस्य होंगे। तो इस पैनल में कुल 6 सदस्य होंगे और 6 सदस्य होने के बाद इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे तो इसकी अध्यक्षता करेंगे सुदर्शन सेन। सुदर्शन सेन कौन है, वे आरबीआई के मुख्य के पूर्व कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं। तो कार्यकारी निदेशक जो है वो सुदर्शन सेन जो है वे इसके अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन अन्य 5 सदस्य कौन है, सबसे पहले विशाखा मूले जो है वे कार्यकारी निदेशक है आईसीआईसीआई बैंक के। उसके पश्चात बात करते हैं कि पीएन प्रसाद जो कि पूर्व उप प्रबंध निदेशक है एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। उसके पश्चात रोहित प्रसाद जो कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर है एमडीआई गुरुग्राम हरियाणा में है। उसके बाद एबाइजर दीवान जी जो कि पार्टनर है एसर्ट एंड यंग के। और आखिरी जो छठे सदस्य हैं वो है आर आनंद यानी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए जो है आर आनंद, उनको भी इस पैनल में स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से जानकारी हमने पढ़ ली है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी बातें और पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर कौन है तो इसके गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास। मुख्यालय कहां पे है तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। उसके बाद पूरी जानकारी पहले प्रश्न से पढ़ी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत से एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं प्रश्न। देखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा। देखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो सूचकांक होते हैं वहां से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अब
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये जारी किया गया, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो देखिएगा ऑप्शन बी पे लिखा है भारत का स्थान जो है 84 नंबर पर इसमें भारत रहा है। तो पूरी जानकारी हम पढ़ते हैं पहले ऑप्शन से। ऑप्शन में पहला लिखा है तो पहला स्थान किसका है? जापान का। 107वां स्थान भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का और 110वां स्थान रहा है सबसे नीचे अफगानिस्तान। सबसे खराब प्रदर्शन किया है अफगानिस्तान ने और उसके बाद में पहला रहा है जापान का। पूरी जानकारी आपके सामने स्क्रीन पे आती है। पहला स्थान जापान, दूसरा स्थान सिंगापुर, तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया दोनों रहे हैं। चौथे स्थान पर 4 देश रहे हैं, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन। उसके पश्चात अगर हम बात करें पाकिस्तान की, 107वां। अंतिम स्थान 110वां अफगानिस्तान का। और ये जो इंडेक्स है ये दुनिया के सबसे अधिक यात्रा के अनुकूल पासपोर्ट को, यानी कि पासपोर्ट किसका प्रभावशाली है, किसका पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, इसको मापता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली पासपोर्ट किसका है? जापान का है। उसके बाद बात करते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन मुख्यालय, क्योंकि एयरपोर्ट का नाम हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये पासपोर्ट और ये सब संबंधित होते हैं एयरपोर्ट से। तो यहां से देखिएगा इसका मुख्यालय कहां पे? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहां है? कनाडा में। उसके पश्चात स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 19 अप्रैल 1945 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष विलियम एम वोल्स। विलियम एम वोल्स जो हैं वो वर्तमान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। लेकिन थोड़ी जानकारी और भी है क्योंकि हमने जिसने ये जारी किया है पासपोर्ट, हेनले एंड पार्टनर्स ने, उनके बारे में नहीं पढ़ा है। तो उनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हेनले एंड पार्टनर्स की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। अध्यक्ष कौन है? क्रिश्चियन कोलेन। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? तो जुगर स्टीफन। ये पूरी जानकारी है। इस प्रकार से आपने प्रश्न को तैयार करना है। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे कि जेंडर संवाद कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? देखिएगा नाम से पता है जेंडर संवाद कार्यक्रम। जेंडर संवाद यानी कि लिंग संवाद कार्यक्रम जो है किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है? तो यहां से आप लोगों के पास 4 प्रश्न हैं। आप लोगों ने समझना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। यहां से ऑप्शन ए में देखिएगा विदेश मंत्रालय, एस जयशंकर इसके मंत्री है। गृह मंत्रालय, अमित शाह इसके मंत्री है। वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के अध्यक्ष कौन है? तो इसकी मंत्री है निर्मला सीतारमण। उसके बाद बात करते हैं, ऑप्शन सी सही है लेकिन इसके मंत्री का नाम हमने नहीं पढ़ा है। तो देखिएगा ग्रामीण विकास, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर जो है वे ग्रामीण विकास मंत्रालय को संभालते हैं। बात कर लेते हैं कि जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि लिंग संबंधी हस्तक्षेप के बारे में जागरूकता पैदा करना। लोगों में लिंग से संबंधित कोई भी हस्तक्षेप, भेदभाव ना करे, इसी के बारे में जागरूकता पैदा करना ही जेंडर संवाद कार्यक्रम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है। थोड़ी जानकारी जेंडर संवाद का से भी जानकारियां पढ़ते हैं। जैसे 3 मुख्य बातें हैं कि ये जो एजेंसी है ये महिला एजेंसियों को बेहतर बनाने के अवसर प्रदान करती है। जो जेंडर संवाद एजेंसी होती है ये महिलाओं को बेहतर बनाने के अवसर प्रदान करती है। दूसरी बात, ये विश्व स्तर पर जेंडर इंटरवेंशन को समझने में मदद करता है। और तीसरा इसका लक्ष्य है कि जेंडर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को बढ़ावा देना, क्योंकि किसी भी प्रकार का लोगों में भेदभाव ना हो, इस बात को इसने ध्यान में रखना है। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 4 की तरफ कि इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क किस राज्य में स्थापित किया? तो इटली देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क जो है वो किस राज्य में शुरू किया है? तो ये प्रश्न था। तो कौन से राज्य में शुरू किया है? यहां से आप लोग देखिएगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात में ये शुरू किया है। तो यहां से केवल गुजरात नहीं आएगा आंसर में, बल्कि गुजरात में कहां पर ये भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा गुजरात राज्य में शुरू किया है। कौन से जिले में पूछा जाए तो महसाणा जिले का नाम है, लेकिन स्थान का नाम अगर पूछा जाए तो फणीधर। तो 3 प्रश्न आपके यही पहली लाइन से क्लियर हुए। राज्य का नाम पूछे गुजरात, जिले का नाम पूछे महसाणा, स्थान का नाम पूछे तो फणीधर। अब इस मेगा फूड पार्क को स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच, भारत और इटली दोनों देशों के बीच कृषि और उद्योग के लिए सामंजस्य स्थापित करना, तालमेल बैठाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषि और उद्योग की ज्यादा से ज्यादा बातें जो है वो आदान प्रदान की जा सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहां से थोड़ी जानकारी देखिए, क्योंकि इटली ने शुरू किया है तो इटली की राजधानी कहां है? रोम। मुद्रा कौन सी है? यूरो। राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मटारेला। सर्जियो मटारेला जो हैं वे इटली के वर्तमान में राष्ट्रपति है। पूरी जानकारी आप लोगों के पास। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन पे कि एलीमिया
रोमाग्ना, एलिमिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021, ये F1 रेस है, F1 फॉर्मूला 1 रेस है जिसका नाम है एलिमिया रोमाग्ना। इसके विजेता कौन बने हैं? तो इसके विजेता बने हैं मैक्स वर्स्टेपन। पहले नंबर पर मैक्स वर्स्टेपन, यानी कि इस रेस के या ग्रैंड प्रिक्स के विजेता बने हैं मैक्स वर्स्टेपन। बात कर लेते हैं, पहले स्थान पर रहे मैक्स वर्स्टेपन, दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन के बारे में ध्यान रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन के हैं और विश्व में सबसे ज्यादा रेस F1 रेस जीतने वाले खिलाड़ी भी कौन है? लुइस हैमिल्टन। दूसरे नंबर पर कौन है? माइकल शूमाकर। देखिएगा, माइकल शूमाकर ने 91 जीत दर्ज करी है, लेकिन लुइस हैमिल्टन ने 97 98 अभी तक जीत दर्ज कर दी है। तो मैंने पूरी जानकारी आपको पिछली वीडियोस में दे चुका हूं। तीसरे स्थान पर कौन रहे? लैंडो नॉरिस। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। थोड़ी सी जानकारी और पढ़ेंगे। मैक्स वर्स्टेपन नीदरलैंड के हैं, कौन से कंपनी के लिए चलाते हैं कार? तो ये रेड बुल के हैं। बात करते हैं, इस सीजन में ये उनकी पहली जीत है। दूसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन, 7 बार फॉर्मूला 1 के चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन कुल 7 बार वे फॉर्मूला 1 के चैंपियन रह चुके हैं। लेकिन बात करते हैं कि कुल जीत कितनी करी है, तो उन्होंने बहुत सबसे ज्यादा जीत करने वाले लुइस हैमिल्टन है, जिन्होंने 97 जीत हासिल कर रखी। तीसरे स्थान पर लैंडो नॉरिस, जो कि ब्रिटेन के रहे हैं। तो ये सारी जानकारी हमने यहां से पढ़ी। उसके पश्चात आपको पता है 5 प्रश्नों के बाद हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न क्या है कि भारत ने कोरोना वायरस टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत कर दी है, लेकिन ये कब से होगी? तीसरे चरण की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है, लेकिन ये कब से शुरू होगी? तो ये शुरू कब से होगी आपने प्रश्न में बताना है आंसर करके। पूरी तरह से आप देखिएगा, बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए नई घोषणाएं लेके आऊंगा। अब आपको और भी इससे भी ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्द आप लोगों को सारी जानकारियां मिलेगी। कल का प्रश्न कि भारतीय रेलवे ट्रेन और स्टेशन पर फेस मास्क न लगाने पर, देखिएगा ये हमने केवल रेलवे ट्रेन और स्टेशन की बात करी है। तो यहां पर जो जुर्माना लगाया गया है 500 जुर्माना लगाने की घोषणा करी गई। आपका जवाब सटीक था, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। छठा प्रश्न, किस राज्य ने कौन सा ऐसा राज्य जिसने कैदियों के लिए ऑनलाइन योग कक्षा सत्र शुरू करने की घोषणा करी है? तो कौन सा है कि जिसमें जो कैदी हैं उनके लिए भी योग कक्षा सत्र शुरू करने की घोषणा कर दी है? तो ये घोषणा करी है तमिलनाडु ने, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका यहां से सही रहेगा। बात कर लेते हैं, देखिएगा तमिलनाडु राज्य ने क्या किया कि जो जेल में कैदी हैं उन सभी को भी योग कक्षाएं शुरू कर दी गई। क्यों? क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही रहे, उनको कोरोना वायरस से वो दूर रहें, इसीलिए योग कक्षाएं शुरू करी है। यहां से कुछ दिन पहले मैंने आपसे बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा करी है जो कि जेल दर्शन की है, कि जेल में के दर्शन के लिए योजना शुरू करी गई, जो कि महाराष्ट्र से थी। उसके बाद इस प्रश्न की जानकारियां, इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य कैदियों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा में सुधार करना। आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा, और इसका आयोजन 18 जिलों में किया जाएगा, जो कि चेन्नई, चंगलपट्टू, वेल्लोर, त्रिची, कोयम्बटूर, सलेम, मदुरई, कुड्डालोर, पायमकोट्टई, इन सभी क्षेत्रों के 18 जिलों में इनको शुरुआत किया जाएगा। बात कर लेते हैं थोड़ी जानकारी और, क्योंकि तमिलनाडु राज्य के में शुरू हुआ है तो तमिलनाडु से 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। जैसे कि तमिलनाडु राज्य में एयरपोर्ट के बारे में बताता हूं, तो इसके 3 एयरपोर्ट बताता हूं। सबसे पहले चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा सिविल एरोड्रोम जो कि कोयम्बटूर में है, और तीसरा तिरुचिरापल्ली जो है ये स्थान का नाम है। यहां पर भी एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो यहां से मैंने आपको तमिलनाडु राज्य के एयरपोर्ट्स की जानकारी भी दे दी है। उसके बाद 7वां प्रश्न कि किस राज्य ने पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? अब ऐसा कौन सा राज्य बना है भारत का जिसने कि जो पर्यटक है उनके प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो देखिएगा ऐसा राज्य बना है मेघालय। मेघालय राज्य ने घोषणा कर दी है कि राज्य में जितने भी पर्यटक होंगे उन सब पर रोक लगा दी गई है कि वो कोरोना फैलाने आएंगे, इसलिए उनको रोक दिया जाए। जो बाहर से आकर के विदेश के या कोई बाहर के क्षेत्र के पर्यटक आएंगे उन पर कुछ समय के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है मेघालय सरकार ने। क्यों? क्योंकि मेघालय ने कहा ये 23 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और कोरोना वायरस से बचना, कोरोना वायरस के प्रचार प्रसार से बचना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ साथ में एक बात और देखिएगा, जो स्थानीय पर्यटन मतलब कि जो मेघालय राज्य के ही लोग हैं उनका पर्यटन सुचारू रूप से चलता रहेगा, लेकिन मेघालय के बाहर के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
23 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मेघालय राज्य ने कुछ पर्यटन स्थल भी बंद कर दिए गए हैं। साथ साथ में मेघालय राज्य की मैं आपको एक दो योजनाएं बता देता हूं। सबसे पहले मेधावी विकलांग छात्र राज्य पुरस्कार योजना, दूसरी है पिछड़े वर्ग के छात्रों को स्वतंत्र छात्रवृत्ति योजना, तीसरी है पिछड़े छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। तो ये सारी योजनाएं मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अध्यक्ष कौन बनी है। देखिएगा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टीसीपी की अध्यक्ष कौन बनी है। तो यहां से आप लोगों ने देखना है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है। तो यहां से दीपिका भान, ऑप्शन सी सही रहेगा कि जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है इसकी अध्यक्ष जो बनी है वो बनी है दीपिका भान। इस प्रकार से जानकारी आपको मिलती है। उसके बाद देखिएगा, 4 ऑप्शन से पढ़ते हैं। सबसे पहले में लिखा है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है वे महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। दूसरे नंबर पर लिखा है किरण मजूमदार शो, जो कि बायोकॉन की अध्यक्ष भी है और एमडी प्रबंध निदेशक भी है। चौथे नंबर पर लिखा है ऋचा अरोड़ा। ऋचा अरोड़ा के स्थान पर ही अब दीपिका भान टीसीपी की अध्यक्ष बनी है। तो पूरी जानकारी आपको मिलती है। लेकिन टीसीपी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में है। बात करते हैं कि इसके एमडी सीईओ कौन है, तो सुनील डिसूजा। और ये जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है ये टाटा ग्रुप के अधीन ही एक इंटीग्रेटेड फूड शाखा है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आपके लिए मिलती है। अगला प्रश्न 9वां आपके सामने स्क्रीन पर कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम किसके द्वारा लॉन्च करी गई। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम किसके द्वारा लॉन्च करी गई है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से देखिएगा, पीयूष गोयल, ऑप्शन बी, भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अब इस स्कीम को लॉन्च किया है। क्या है, पूरी जानकारियां पढ़ते हैं कि इसका उद्देश्य यह है कि जो स्टार्टअप होता है, कोई नया व्यवसाय शुरू करना पड़ता है तो उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए 3 सालों की योजना रहेगी जिसमें 945 करोड़ रुपए सरकार ने इसके लिए आवंटित भी कर दिए हैं। तीनों साल के लिए 300 करोड़ रुपए की मंजूरी भी सरकार ने दे दी है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न, द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक रिलीज करने की घोषणा करी है। किसने करी है? तो ये करी गई है, जैसा कि पुस्तक आप लोगों के सामने है, नाम से पता लगना चाहिए आपको, जेके रोलिंग्स। अच्छा, इसका प्रश्न नहीं आया आपके सामने, कोई बात नहीं। अब ये जेके रोलिंग्स जो है वो ब्रिटिश लेखक है, उनके द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। और इसकी कहानी जो है वो जैक नाम के लड़के और उसके खिलौने डर पिग पर आधारित है। यहां से एक प्रश्न और समझ लीजिएगा कि हैरी पॉटर के बाद में रोलिंग्स का यह बच्चों का पहला उपन्यास है। इससे पहले हैरी पॉटर लिखा था और उसके बाद में बच्चों पर ही लिखा गया क्रिसमस पिग। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी मैंने आपको वीडियो से दी है। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रही है, और पसंद आ रही है तो आप इसका पीडीएफ ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और साथ साथ में ज्ञानकोश ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ में मैं एक बात और बताता हूं, अभी हम करंट अफेयर्स का विस्तार करने वाले हैं। अब आपको कभी ब्रांड एम्बेसडर मिलेंगे, कभी सम्मेलन जानने को मिलेगा, बहुत सी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।